जुड़ जाएंगे वापस क्लास में। तो प्रिय साथियों, हम सभी आप लोगों के साथ आज फर्स्ट एड पे बात करेंगे। पिछली कक्षा के दौरान भी हमने फर्स्ट एड पे बात कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत करना जरूरी है, इसलिए फर्स्ट एड की बात करते हैं कि जब आप किसी स्कूल में हैं एक अध्यापक के रूप में, या कहीं आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, या अपने हाउस में हैं, घर में हैं, होम पर हैं, तो अचानक यदि किसी को किसी तरह की इमरजेंसी आती है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चिकित्सकीय किसी तरह का कोई इशू हो, तो उसे आप डिस्टरबेंस हो रहा। अच्छा, सत्यम का मैसेज, ओके। तो जब किसी तरह का कोई स्वास्थ्य से संबंधित अचानक से कोई समस्या आती है, तो हमारे आसपास जो लोग मौजूद होते हैं, एक अध्यापक के रूप में हम सोचें, हम विचार विमर्श करें कि यदि हमारी कक्षा में, हमारे विद्यालय प्रांगण के अंदर किसी बच्चे को अचानक से किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, चाहे क्लास के दौरान, चाहे खेलते कूदते वक्त, या किसी और वजह से, तो आप समझिए कि आप एक अध्यापक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसलिए बीएड के सेमेस्टर 4 में इस पेपर को रखा गया है, पर्यावरण के साथ में हेल्थ एजुकेशन को, कि आप एक अध्यापक होके यदि प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं को यदि समझते रहेंगे, तो आप जहां कहीं भी, जिस भी विद्यालय में होंगे या कॉलेज में होंगे, और अचानक से यदि किसी तरह की फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसे एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते प्रोवाइड कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं है, तो आप सोचिए कि आप विद्यालय में हो और आपके सामने ही किसी बच्चे को कहीं चोट लग जाए, या किसी और इमरजेंसी की आहट सी महसूस हो, और बच्चा आपसे कहे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और आपको यदि फर्स्ट एड की जानकारी नहीं है, तो आप उसकी मदद कैसे कर पाइएगा। तो बीएड के ट्रेनीज होने के नाते, बीएड का प्रशिक्षु होने के नाते, हमें यह समझना होगा कि हमारा जो मुकाबला होने वाला है सोसाइटी के अंदर, विद्यालय प्रांगण के अंदर, वो एक आइडियल रोल के रूप में होने वाला है। हमारी तरफ पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी की नजर होगी इस लिहाज से कि भाई फला व्यक्ति अध्यापक हैं और बीएड किए हुए हैं, तो इन्हें सामान्य जानकारी विषय की तो होगी ही होगी, साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित भी इन्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इसलिए बीएड के कोर्स में फर्स्ट एड को रखा जाना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कह लीजिए कि विचार रहा है। एक अध्यापक होने के नाते हम सभी को स्वास्थ्य की जो सामान्य जानकारियां हैं वो होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड का मामला यह है कि जैसे ही जरूरत पड़े मेडिकल ट्रीटमेंट की, वैसे ही आप प्रारंभिक दौर में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, और कितनी मदद आप पेशेंट के रूप में, जो आपका बच्चा है या भाई है या परिवार का कोई सदस्य है, उसको आप प्राथमिक स्वास्थ्य के रूप में कितनी मदद कर सकते हैं, ताकि वह जो गंभीर समस्या आई है उससे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सुरक्षित रह सके। वो उसकी फर्स्ट एड की जरूरत जो है, उसको बहुत पेन हो रहा है तो बहुत पेन ना होने पाए, बहुत अगर ब्लड बह रहा है तो बहुत ब्लड नहीं बहने पाए। ये जो शुरुआती जरूरत है उसको हमें समझना होगा कि उसे हम कैसे बेहतर कर पाएंगे। तो फर्स्ट एड का मामला है कि जो इमीडिएट असिस्टेंस असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं वो फर्स्ट एड कहलाता है। और हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे हम किसी विद्यालय में हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में हैं, तो वहां का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है, सड़कें बहुत अच्छी नहीं होती हैं, विद्यालय के जो ग्राउंड होता है उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, कभी कभी समतलीकरण भी नहीं होता है, कुछ गड्ढे बन जाते हैं। बारिश के मौसम में तो और समस्या आ जाती है, पानी कहीं लगा नहीं कि काई बन जाएगी, जम जाएगी, और बच्चे स्लीप करके गिरने का डर रहता है। तो
तो इस तरह से अगर आप कल्पना करें कि कोई बच्चा अचानक से स्लिप करके फिसल करके गिर जाता है, तो एक अध्यापक के रूप में आप उससे दूरी नहीं बना सकते हैं। आपको उसके पास जाना होगा, उसे उठाना होगा, उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करना होगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के नाते आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि आप फर्स्ट एड के बारे में जो कुछ भी आप जानते समझते हैं, उसे आप उस बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। अचानक से गर्मी बहुत है, स्कूल में टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, फैन की व्यवस्था नहीं है, यदि फैन की व्यवस्था है भी तो लाइट नहीं है, तो फैन नहीं चल पा रहा है। अचानक से कोई बच्चा गश्त खा के मूर्छा खा के गिर जाता है आपकी क्लास में, या उसे कुछ इस तरह की समस्या आती है, तो आपको यह देखना होगा कि कैसे आप उसकी मदद कर सकते हैं। अभी आप जिस तैयारी में हैं, जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें यदि इसे अच्छे से समझ लिया गया तो ठीक है। अन्यथा जैसे ही आप बीएड को समाप्त करेंगे, चारों सेमेस्टर आपका फाइनल हो जाएगा और आपके हाथ में एक अदद मार्कशीट होगी, और उसके बाद आप जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में पूर्णतः इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब ये सारी चीजें आपके पढ़ने के लायक तो होंगी, लेकिन आपका ध्यान इस पर नहीं जाएगा, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस होगा उस पे आप बेहतर फोकस करने की कोशिश करेंगे, उस पर आपका ध्यान ज्यादा जाएगा, और जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप जब इस लेवल की डिग्री हासिल कर रहे हैं तो उद्देश्य तो यही है ना कि आप एक बेहतर अध्यापक बनेंगे, और बेहतर अध्यापक तब आप समाज में रिकॉग्निशन पाएंगे जब आप कोई एक बेहतर जॉब को गेन कर पाएंगे। कहने का आशय यह है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा को आप क्लियर करेंगे, पास करेंगे, तभी तो समाज में एक रिकॉग्निशन मिलेगा, एक पहचान मिलेगी कि आपने बेहतर संस्थान से बीएड किया था और बेहतर ढंग से आपने तैयारी किया है, इसलिए आपको ये जॉब, ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हुई है, मिल पाई है, आपने गेन किया है, उसे जीता है अपनी मेहनत के दम पर। जैसे केबीएस का एग्जाम है, अभी बिहार की वैकेंसी आई हुई है, आप सभी मुझे लगता है उससे परिचित होंगे, 2 दिन पहले से ही परिचित हो गए होंगे, उसकी एलिजिबिलिटीज वगैरह को ध्यान पूर्वक देख और समझ रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी भी उसमें जाएंगे, तो आपकी तैयारी का जो समय है, जो फेज है, वो आफ्टर एग्जाम बहुत शार्प होगा, बहुत तेज हो जाएगा। और जब आप किसी जॉब की तैयारी में होते हैं तो उसके सिलेबस के अलावा फिर और चीजें पढ़ने और समझने के अवसर मिलते नहीं हैं, क्योंकि मन में इतना भय सा बना रहता है कि कैसे भी करके हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं। इसलिए अभी जो मौका है हमारे पास 10-15 दिन का ऑनलाइन क्लास के थ्रू, उसमें हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम जॉब में जाएं और अचानक से हमारे सामने इस तरह की कोई दुविधा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उससे हम आराम से निकल सकें और फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें, ताकि बच्चा और गार्जियन भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करें और हम अपने अध्यापक साथियों में, साथ ही बाह्य कम्युनिटी के बीच में, अभिभावकों के बीच में हमारी एक अलग छवि बने कि एक अध्यापक है भाई जिसने फर्स्ट एड इस तरह से प्रोवाइड कराया हमारे बच्चे को या हमारे बच्चों को, जिससे कि हम लोगों को कोई बहुत समस्या नहीं आ पाई है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गंभीर समस्या जब आती है, तो यदि प्रॉपर समय पे सही से फर्स्ट एड मिल जाए, तो वो गंभीर समस्या उतनी गंभीरता को धारित नहीं कर पाती है जितनी कि यदि फर्स्ट एड सही टाइम पे प्रोवाइड न किया गया होता, तब वह जितनी गंभीरता धारण कर लेती, उतना फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के बाद नहीं कर पाती है। तो इस लिहाज से भी हम लोगों को इसे समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। फर्स्ट एड के कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स थे जिनमें हमने पिछली कक्षा पे चर्चा की थी, आज पुनः जरा सा देख लीजिए कि फर्स्ट एड का सीधा सा मामला है कि प्रिजर्व लाइफ, जीवन को बचाना है। कभी कभी कोई ऐसी घटना घटती है कि यदि फर्स्ट एड ठीक से ना दिया जाए और लापरवाही बरती जाए, तो आधे घंटे 2 घंटे के बीच में ही जान भी जा सकती है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हाईवे पे कहीं एक एक्सीडेंट हो जाता है और आप सक्षम हैं फर्स्ट एड करने के लिए, आपकी डिग्गी में फर्स्ट एड किट भी है गाड़ी के, आपने रखा हुआ है या आपको सामान्य जानकारी है,
और आप रुक के उसकी मदद कर देते हैं और एम्बुलेंस को कॉल कर लेते हैं, एम्बुलेंस बुलाना और एम्बुलेंस आने से पहले तक आप पेशेंट को जो कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे धीरज बधाते हैं, चाहे उसको थोड़ा सा सांत्वना देते हैं ताकि वो अपने मनोबल को बनाए रखे, अपने धैर्य को बनाए रखे, यह सब कुछ भी फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है। ये आप मत समझिएगा कि फर्स्ट एड का मतलब है कोई एक दवा की टिकिया हम उसे खिलाएं या पट्टी बांधें, यही केवल फर्स्ट एड नहीं है। फर्स्ट एड में इमोशनल जो भावनात्मक जुड़ाव है वह भी आता है। पेशेंट कई दफा केवल घबरा करके उसके ब्लड में लंबी सांसें लेने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अचानक से वो एक्सपायर कर जाता है। इवन हार्ट अटैक के मामले आ जाते हैं कभी कभी, केवल घबराहट बस। तो आप यदि मौजूद हैं और आप किसी की फर्स्ट एड करते हैं, उसको थोड़ी सी सांत्वना देते हैं, वैचारिकी के माध्यम से उसे मोटिवेट करते हैं कि यार कुछ नहीं हुआ है, बहुत चोट नहीं लगी है, तुम परेशान मत हो, मैं एम्बुलेंस को बुलाया हूं, 20 मिनट में, आधे घंटे में एम्बुलेंस आ जाएगी, तब तक लो तुम थोड़ा सा एक गिलास या बॉटल में पानी है तो पानी पियो। तो उसको लगता है ना कि कोई हमारे साथ है जो हमें कुछ नहीं होने देगा, और उस दौरान वो तुम्हें एज अ गॉड देखने लगता है कि भाई भगवान ने इसे मेरी मदद करने के लिए भेजा है। तो आप जब फर्स्ट एड करते हैं तो कोई बड़ी गंभीर समस्या आने से आप रोक लेते हैं। तो आप अध्यापक होते हुए भी एक फर्स्ट एड प्रोवाइडर, प्राथमिक चिकित्सा सुविधादाता बन जाते हैं, प्रोवाइड करने वाले बन जाते हैं, और उस दौरान उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए आपकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। इसलिए समाज में, सोसाइटी में कहीं भी हम रह रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि किस तरह से हमारी भूमिका कब कब कैसे कैसे बदल जाती है, और किस रूप में भी, किसी भी रूप में जाके हम सोसाइटी का कैसे मदद कर सकते हैं, ये हमें समझना होगा। तो लाइफ बचाना, जीवन को बचाना, फिर जो आगे चलकर फ्यूचर में नुकसान होने वाला है उससे प्रिवेंट कर लेना, सुरक्षित कर लेना, और जो रिकवरी रेट है, जो सुधरने की स्थिति है, उसको प्रमोट करना, ये 3 मेजर एस्पेक्ट होते हैं फर्स्ट एड के। उस दिन हम लोगों ने फर्स्ट एड के स्किल की बात थोड़ी सी शार्ट में कर लिया था, तो उसको इसे ध्यान से देख लीजिए। ओमेगा एक स्किल है जिसके थ्रू आप फर्स्ट एड करने में लोगों की बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये ओमेगा क्या है? तो ओमेगा एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें 5 अलग-अलग वर्ड्स हैं, शब्द हैं, और इन शब्दों का अपना अलग-अलग मीनिंग है, अर्थ है। जैसे असेस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? असेस करेंगे, आकलन करेंगे कि किसी व्यक्ति को जिसे फर्स्ट एड की जरूरत है, जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, आपके सामने अचानक से जरूरत उभर के आई है, तो आप सबसे पहले असेस करेंगे। यदि आप जागरूक नागरिक हैं, आपको फर्स्ट एड के बारे में सामान्य जानकारी है, तो आप सबसे पहले उसका आकलन करेंगे, देखेंगे कि आखिर जरूरत मेडिकल ट्रीटमेंट की है तो किस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट की है। क्या उसे चोट लगी है? क्या उसे गर्मी की वजह से चक्कर खा के गिर गया है, मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है, या फ्रैक्चर हो गया है, या खेल रहा था अचानक से किसी ने धक्का दे दिया है। इस तरह की तमाम घटनाएं स्कूलों में होती रहती हैं, और इसे बहुत आप अचानक हो जाने वाली समस्या मत समझिए। ये कभी कभार हो जाती है, और कभी कभी तो दिन प्रतिदिन की घटनाओं में शामिल होने वाली ये एक घटना बन जाती है। इसलिए इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का एनालिसिस करेंगे, असेस करेंगे, देखेंगे कि क्या समस्या है और कितनी गंभीर समस्या है। उसके आधार पे हम उसे सेफ करने की, सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे, जो दूसरा बिंदु है। तीसरा है, हम देखेंगे कि कितनी गंभीर समस्या है और किस तरह से उसे सेफ कर सकते हैं। तो क्या अचानक हम ऐसी कौन सा ऐड दे दें, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट कर दें कि इसको तुरंत कुछ हद तक रिलीफ मिल जाए, वो करने की हम कोशिश करेंगे। उसे इमरजेंसी ऐड कहा गया है। फिर गेट हेल्प, हम दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। जरूरत पड़ती है तो हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उन्हें, अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर भी, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स को भी हम कंसल्ट कर सकते हैं।
एम्बुलेंस को फोन कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उनसे हम संपर्क कर सकते हैं, गांव के प्रधान से संपर्क कर सकते हैं कि आपकी जानकारी में कोई इस तरह का व्यक्ति हो तो आप प्लीज हमारे विद्यालय पे उसे कांटेक्ट कराइए, हमसे बात करवाइए ताकि हम उसे बता सकें कि मामला कितना गंभीर है और उससे कुछ सीख सकें, उससे कुछ मदद ले सकें फोन पे और उसे हम यहाँ अप्लाई कर सकें पेशेंट के साथ। और फिर है कि आफ्टर मथ उसको हमें देखते रहना है कि उसकी रिकॉर्डिंग रखनी है कि कब क्या क्या हो रहा है और उसकी रिपोर्टिंग अपने सीनियर डॉक्टर्स को करते रहना है कि अभी सर जो आपने कहा मैंने ऐसा किया तो ये रिलीफ हो रहा है या इस तरह की तो रिलीफ हो गई है लेकिन दूसरी समस्या हो रही है, तो वो और कुछ बताएंगे ऐड। और ये तब हम कर रहे हैं जब तक कि डॉक्टर फिजिकली रूप से आ नहीं जाते हैं या एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, उससे हम बच्चे को शिफ्ट करके पहुंचा नहीं पाते हैं हॉस्पिटल तक, तब तक ये हमें करते रहना है। कहने का आशय है कि हमें फॉलो अप करना है कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो किस लेवल तक ठीक हो रहा है या बच्चे को कहां तक मदद मिल रही है। फिर मेथड है एबीसीडी, ई का मेथड है एयरवे करेंगे, ब्रीथिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे, डिसेबिलिटी चेक करेंगे एंड एक्सपोजर देखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी जिस पर बात करना चाहते हैं वो तो थियोरेटिकली बात हो गई। अब हमें जरा सा ये देखना है प्रैक्टिकली कि यदि हम एक अध्यापक के रूप में अच्छे प्राथमिक उपचारक हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसे सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से साइकोलॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए जिसके आधार पर हम अपने अन्य साथियों की तुलना में एक बेहतर अध्यापक हो सकते हैं, एक बेहतर प्राथमिक उपचारक हो सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहली बात है और वो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विवेकशील होना। एक प्राथमिक उपचारक के लिए, एक अध्यापक के लिए यदि वो स्कूल में फर्स्ट एड की व्यवस्था को भी संचालित करना चाहता है और लोगों की मदद करना चाहता है तो उसके अंदर विवेकशीलता का गुण होना चाहिए, उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह देख के अंदाजा लगा सके कि किस तरह की समस्या है और उसका कैसे हम निदान कर सकते हैं। यार ये तो बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है। अभी मैं क्लास में हूं, मैं बात करता हूं 10 मिनट में। तो विवेकशीलता सबसे महत्वपूर्ण गुण है, ये होना चाहिए। इसके बाद हम सभी के अंदर व्यवहार कुशलता का गुण होना चाहिए। हमें समझना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा व्यवहार कितना कुशल है, लोगों के साथ हम किस तरह से बिहेव करते हैं। यदि हमारा व्यवहार कुशल है, हम अपने व्यवहार से किसी को रुष्ट नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से हम जिसका फर्स्ट एड कर रहे होंगे और उसके साथ जो लोग होंगे वह भी हमारे साथ बहुत बेहतर कोऑपरेट करेंगे और हम अपनी क्रियाविधि को बहुत बेहतर ढंग से अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। युक्तिपूर्णता एक ऐसी सॉफ्ट स्किल्स है जिससे हमें यह पता चलता है कि एक प्राथमिक उपचारक के रूप में कब कौन सी युक्ति कहां बेहतर फिट होगी, अर्थात एप्रोप्रिएट तरीका क्या है उसे हम एडॉप्ट करते हैं, उसे हम अप्लाई करते हैं। निपुणता, अब हम बन तो अध्यापक रहे हैं लेकिन क्या हम एक बेहतर डॉक्टर भी हो सकते हैं क्या? हमें मेडिकल फील्ड की बहुत गहरी जानकारियां नहीं है क्योंकि मेडिकल का क्षेत्र अपने आप में पूरा समंदर है, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं। आप देखते भी होंगे कि दांत का डॉक्टर अलग है, आंख का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है। तो हमें उस विधा में मास्टरी नहीं करनी है, हमें इस विधा में मास्टरी करनी है कि जो न्यूनतम संसाधन हमारे स्कूलों में अवेलेबल होंगे फर्स्ट एड के रूप में या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके हम बाय फोन, बाय वीडियो कॉलिंग उसे दिखा के पेशेंट को कि क्या जरूरत है, उसे हम
प्रोवाइड करने में निपुण हों। कहने का आशय यह है कि हम दूसरे के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखते हों, एम्पैथी रखते हों और दूसरों की मदद करने की मेरी भावना होनी चाहिए। यहां निपुणता से आशय यह है। स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, जो आप बता रहे हैं वो क्लियर कट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वह कहना कुछ और चाह रहे हैं और मेडिकल की स्थिति, पेशेंट की स्थिति कुछ और है, डॉक्टर समझ कुछ और ले और उस हिसाब से ट्रीटमेंट बताए, पता चला पेशेंट को ठीक होने के बजाय और नुकसान हो जाए। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट वक्ता का आशय है कि कम शब्दों में अपनी बात को ठीक ढंग से बताना, कह पाना, ताकि जिस भाव से हम कहना चाह रहे हैं उसी भाव से पेशेंट भी, और यदि हम किसी से कंसल्ट कर रहे हैं तो वह व्यक्ति भी उसी भाव से समझे और जो पेशेंट है उसकी बेहतर रिकवरी सुनिश्चित हो सके। मिलनसार एक प्राथमिक उपचारक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि उसे मिलनसार होना चाहिए। जिस व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं उससे आप इस तरह से मिल घुल जाइए कि थोड़ी देर के लिए वो अपना दर्द ही भूल जाए, उसे लगे ही ना कि हमें कहीं पेन भी हो रहा है, कहीं तकलीफ भी है। तो ये मिलनसारिता का गुण है, ये होना चाहिए। और ये केवल प्राथमिक उपचारक के लिए नहीं, एक अध्यापक के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण गुण है कि जितने आप मिलनसार होंगे, बच्चों को जितना स्पेस देंगे, जितना ढंग से उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, वो आपकी बात को उतना ज्यादा ही वैल्यू देंगे और आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और आपके विषय में वो उतने ज्यादा महारत हासिल कर पाएंगे। फिर जानकार होने के लिए ही तो हम काम कर रहे हैं। जब तक हम उसकी थ्योरी को नहीं समझेंगे, उसकी जरूरत को नहीं समझेंगे, उसका आकलन ठीक से नहीं करेंगे, अमेगा ठीक से नहीं करेंगे, तब तक हम एबीसीडी भी ठीक से नहीं करेंगे। यहाँ एबीसीडी का आशय जो अभी पिछली स्लाइड पे हमने बात किया उससे है। और जब हम एबीसीडी ठीक से नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि पेशेंट को उतनी रिकवरी नहीं मिल पाएगी जितना कि मिल सकता है। फिर धैर्यवान होना, अचानक से आप बहुत जल्दी रुष्ट मत हो जाइए। अगर कोई बच्चा है उसे तकलीफ है तो वो थोड़ी चिल्लाहट भी कर सकता है, रो भी सकता है, आपको लगेगा कि हल्की सी चोट है और ये इतना चिल्ला रहा है, आप एग्रेसिव हो सकते हैं, नहीं होना चाहिए। एक प्राथमिक उपचारक को धैर्यवान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो आप अपनी पूरी ऊर्जा को, पूरी जानकारी को, पूरी सोच को सही दिशा में लगा पाएंगे। अर्थात उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देते वक्त आप सही दिशा में काम कर पाएंगे और उसका फायदा यह होगा कि पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा या उसकी स्थिति और ज्यादा आपके रहते हुए बिगड़ नहीं पाएगी। फिर सहानुभूति होनी चाहिए आपके अंदर। स्वानुभूति मतलब आप ये महसूस कर सकें कि अगर आप उस कंडीशन में होते तो आपकी भी वही स्थिति होती जो पेशेंट की है। इवन कई मामले में पेशेंट से ज्यादा चिल्लाहट, दर्द, रोना ये हम आप कर सकते थे, ऐसा होता है। बच्चे बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं कई मामलों में। यदि चोट उनकी अपनी गलती की वजह से लगी हो तो वो खूब बर्दाश्त कर लेंगे। और ये आप एसेस करते समय एसेस करेंगे कि चोट का मेन कारण क्या रहा है, क्या बच्चे की भी इसमें फॉल्ट है, गलती है, तो वो खूब अच्छा कोऑपरेट करेगा। अगर उसकी गलती नहीं है तो वो ज्यादा ही चिल्लाएगा। ये चीजें अभी आप महसूस नहीं करेंगे, ठीक से नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे ही आप एक अध्यापक बनेंगे, फील्ड में जब जाएंगे, अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे, विद्यालयों में जाएंगे, तब आप ये दिनचर्या में ये आपके शामिल हो जाएगा और इतनी शिकायतें आएंगी, इतनी समस्याएं बच्चे क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे, इसकी बेहद जरूरत है, क्योंकि इसको एडॉप्ट करके आप अपनी कक्षा को भी ठीक ढंग से संचालित कर पाएंगे। तो ये सारे गुण एक प्राथमिक उपचारक में होने चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जैसे ही टाइम होगा आप हमें एक मैसेज करिएगा। सत्यम, तो अभी हम देखते हैं कि जो फ्रैक्चर वाला मामला है उसमें हमें क्या करना चाहिए। अब हम एक एक को ना कह लीजिए कि स्पेसिफिक एड की बात करेंगे, फर्स्ट एड की बात करेंगे। तो फ्रैक्चर की कोई कंडीशन हो जाती है, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी को चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, या आप घर में हैं, किसी फैमिली मेंबर को, किसी बच्चे को चोट लग गया और इस तरह की चोट लगी कि फ्रैक्चर हो गया। आप विद्यालय में हैं, किसी बच्चे को किसी बच्चे ने ढकेल दिया या वो खेल रहे थे, किसी से टकरा गए, किसी भी तरह से बारिश का मौसम है, स्लिप करके गिर गए और
इस तरह से इतनी भयंकर चोट आई कि चोट के साथ साथ फ्रैक्चर हो गया, अस्थि भंग हो गई, हड्डियों का जुड़ाव है जो वो टूट सा गया एक तरह से। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि पहले ठीक से ऑब्जर्व करिए कि क्या अस्थि भंग हुआ भी है या नहीं, और जहां हुआ है, यदि नहीं भी हुआ है, चोट बहुत है और आपको लगता है कि संभावना में है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले वहां पट्टी बांधने का आप काम करेंगे और पेशेंट से इस तरह से जो सॉफ्ट स्किल्स गिनाई गई हैं पिछली स्लाइड्स में, उनका इस्तेमाल करते हुए इस तरह से उसके साथ मिलनसार पूर्वक व्यवहार करिए, मुस्कुराते हुए उसको धैर्य बधाइए कि बेटा चोट तो लग ही गई है, दर्द तो हो ही रहा होगा, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हें कष्ट है, लेकिन क्या चिल्लाने से, रोने से यह समस्या हल हो जाएगी? नहीं। तो आप कहिए कि तुम थोड़ा बेटा धैर्य बनाओ, दर्द को महसूस करो, उसको बाहर प्रदर्शित करने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करो और अपने जिस हाथ पांव या जहां फ्रैक्चर हुआ है उसे अचल बनाने की कोशिश करो। अचल का आशय है कि उसे मूव मत करो, उसको घुमाओ नहीं, उसमें गतिशीलता ना आए, मूविंग नहीं होनी चाहिए। एक सिचुएशन में वो रख ले, पैर को फैला लें या हाथ को फैला लो, जहां जहां जैसी दिक्कत हुई हो, और उसको उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए तब तक प्रयास करिए जब तक कि मेडिकल वाली सुविधा जो जरूरत है वो आप तक पहुंच ना जाए या बच्चे को, पेशेंट को आप वहां तक पहुंचा ना दें। तब तक उसके साथ कन्वर्सेशन करते रहिए, उसे हो सके तो गर्म पानी पिलाइए, पट्टी बांध दीजिए, उसके हाथ या पैर को इस तरह से आप खुद होल्ड कर लीजिए, पकड़ लीजिए, ताकि वो उसे मूव ना कर सके, क्योंकि जहां दर्द होता है तो आदमी इधर उधर करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मूव ना करे और उसे दर्द बहुत ज्यादा ना हो। चोट की वाले स्थान से हो सकता है फ्रैक्चर के साथ ब्लीडिंग भी हो, खून भी बह रहा हो, तब क्या करेंगे आप? तो कोशिश करेंगे कि जो खून बहने की घटना है ये जितना जल्दी से जल्दी रुक जाए उतना बेहतर है। तो सबसे पहला तो आप प्रयास यही करिए कि खून बॉडी से बाहर बहुत ना जाने पाए, उसे आप रोकने के लिए जो प्राथमिक उपचार होने चाहिए आपके लेवल पे, स्कूल में प्राथमिक किट वगैरह की सहायता से जो होता है, या पट्टी वट्टी बांध के उसको रोकते हैं या दबा के रखते हैं कुछ टाइम तो वो बंद हो जाता है, ये सारी चीजें आपको करनी है। जैसे मिट्टी लोग लगा लेते थे, तो आजकल फर्स्ट एड किट हर स्कूलों में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आजकल गांव में भी मेडिकल सुविधाएं ठीक ठाक हो गई हैं, अब 5-7 मिनट में डॉक्टर पहुंच भी जा रहे हैं स्कूलों में, अगर आपका ठीक से उनसे संबंध है तो ये आपको करना पड़ेगा। यदि बहुत जानकारी नहीं है तो उसे आप और ठीक करने के चक्कर में और बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। यदि आप उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो इधर उधर करके, तो आप पेशेंट के साथ इस तरह से बात करिए, इस लहजे से बात करिए कि बेटा जरा भी तुम्हें दर्द में अगर वृद्धि दिखे तो बताना, और जैसे ही वो बताए आप उसको रोक लीजिए, होल्ड कर लीजिए उस एक्टिविटी। तो उसे उसकी स्थिति में बनाए रखने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आप जितना कर सकते हैं उसे करें। और जब आपको संशय हो कि हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, तो आप मान के चलिए कि टूटी है तो एक पट्टी बांध लीजिए, और फिर वो तो जाएगा, एक्सरे होगा, उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन उस समय जो जरूरत है, कई दफा ऐसा होता है ना कि बच्चे का आप झूठा भी ट्रीटमेंट करिए और बताइए नहीं बेटा ये मैंने बांध दिया, इससे ठीक हो जाएगा, वो महसूस करता है हाँ ठीक है। डॉक्टर्स भी इस साइकोलॉजिकल थीम का इस्तेमाल करते हैं, इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। आपने उनको बताया कई चीजें, उन्हें लगा कि ये नॉर्मल है, इससे बहुत कुछ शरीर पे असर होने वाला नहीं है, वो एक आध इधर उधर कोई भी टिकिया दिया जिससे एक आध केवल विटामिन की ग्रोथ हो और बॉडी पे कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, और कहते हैं कि यही सबसे अच्छी दवा है, आप इसी को खाइए, ठीक हो जाएंगे कल तक। क्योंकि उसे पता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या इनके बॉडी में है नहीं, बस इनके मन का वहम है, या एक नॉर्मल रूटीन के तहत इधर उधर कुछ हुआ है उसकी वजह से हो गया है। तो डॉक्टर इस साइकोलॉजिकल थीम का इस्तेमाल करते हैं, और अध्यापक तो साइकोलॉजी का माहिर होता है,
पेडागॉजी का माहिर होता है, तो उसे पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कैसे डील कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम क्लास को आज इसी पे रोकते हैं और एक वो भेज रहे हैं गूगल मीट, उस पे जरा जुड़िए तो बात करते हैं। थैंक यू। आप लोग